हेलो हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं हरियाणा की सांग परंपरा, उद्भव और विकास भाग 2। यानी इस प्रश्न पर एक वीडियो में पहले बना चुकी हूँ। तो आइए इस प्रश्न का बचा हुआ हिस्सा आज समझते हैं, पूरा करते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्लाइड है उसमें उत्कर्ष काल से शुरू हो रही है, तीसरे नंबर पर 1850 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक। क्योंकि इससे पहले की वीडियो भाग 1 में मैं आपको सांग का क्या अर्थ है उसके बारे में और जो पहले 2 युग थे, आरंभिक काल था, विकास काल था, वो मैं आपको उसमें समझा चुकी हूँ। तो तीसरे नंबर पर यानी हरियाणवी सांग परंपरा का जो तीसरा चरण है वो उत्कर्ष युग के नाम से जाना जाता है। उत्कर्ष युग यानी उत्कर्ष काल का समय 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक माना गया है। इस युग को हरियाणवी सांग के इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया है। यानी कुछ विद्वानों ने इस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। इस युग के आरंभ में भक्ति भावना से युक्त सांगों की रचना हुई है। तो सबसे पहले उत्कर्ष काल में हम नाम लेंगे अली बख्श का। अब देखिए, अली बख्श इस युग में सबसे पहले अली बख्श के सांगों की धूम मची। इनके जो सांग थे वो अधिकतर रिवाड़ी के क्षेत्र में होते थे और काफ़ी संख्या में यानी दूर दूर के स्थानों से लोग इनके लोक नाट्यों को, लोक नाट्य सांगों को ही बोलते हैं, इनके सांगों को, लोक नाट्यों को देखने के लिए आते थे। इनके सांगों में जो है वो भक्ति भावना प्रमुख थी। यहाँ पर लिखा है ना कि आरंभ में भक्ति भावना से युक्त सांगों की रचना हुई और सबसे पहले नाम भी अली बख्श का ही आता है। तो इनके सांगों में भक्ति भावना प्रमुख थी और इन्होंने अपने सांगों के माध्यम से सगुण और निर्गुण के बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच समन्वय लाने का प्रयास किया है। इनके लिखे हुए सांगों के नाम हैं श्री कृष्ण लीला, पद्मावत, फिसाने अजाइब, नल दमन, गुल बकावली, शिवदान सिंह का 12 मासा। तो इनमें से अगर सभी नाम आपको याद न हो तो कम से कम 2 तो आप जरूर याद रखिएगा। फिर आगे मैंने लिखा योगेश्वर बालक राम। योगेश्वर बालक राम जो है वो करनाल जिले के रहने वाले थे। करनाल जिले में शेखपुरा गांव है, वहाँ के रहने वाले थे ये। इनके द्वारा लिखे गए जो सांग हैं पूरनमल भक्त, निहालदे नर सुल्तान और राजा गोपीचंद शीलादे, ये 3 ही हैं, लिखे हैं मैंने, तीनों को याद कीजिएगा। इनके बाद नाम आता है अहमद बख्श थानेश्वरी का। अहमद बख्श थानेश्वरी की बात करें तो ये भी हरियाणवी के प्रसिद्ध नाट्यकार थे। ये ज्योतिष शास्त्र के अच्छे जानकार थे, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान था और इनकी रचनाओं में भी हमें अली बख्श की ही भांति हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय देखने को मिलता है। इनके द्वारा लिखी गई जो सांग हैं वो है रामायण, जयमल फत्ता, गूंगा चौहान, सोरठ, चंद्र किरण, पद्मिनी और कृष्ण लीला। उसके बाद हीरा दास उदासी का नाम आता है। इनका एक ही लिखा हुआ सांग हमें देखने को मिला है, सांग रतन सेन राजा का। इनकी सांग का क्या नाम है? सांग रतन सेन राजा का, एक ही रचना है। देखिए 1975 ईस्वी में भाषा विभाग के द्वारा इस रचना को प्रकाशित करवाया गया था और सांग की परंपरा में इस सांग का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। विषय वस्तु की बात करें तो इसकी जो कहानी है वो जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसके समान ही है। सॉरी। फिर नाम आता है ताऊ सांगी। ये भी हरियाणा के प्रसिद्ध सांगे हुए हैं। देखिए इनका जो असली नाम था, वास्तविक नाम था, उसके बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन इनके सांगों की प्रसिद्धि के कारण ही ये ताऊ सांगी की जो उपाधि इनको मिली, तो उसी के नाम से हम इनको जानते हैं, ताऊ सांगी। इन्होंने लिखा रुक्मणी विवाह, ये इनके द्वारा लिखा गया सांग है। पद्य रचना, ये पद्य में लिखी हुई रचना है। जो कितने पद हैं इसके अंदर? 178 पद हैं, जिसमें रुक्मणी के प्रणय प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। इनके अलावा उत्कर्ष काल में और हम बात करें पंडित किशनलाल की, तो पंडित किशनलाल जो हैं वो मेरठ के खेड़ी कासिमपुर के रहने वाले थे। इनकी क्या विशेषता है कि इन्होंने चमेली शैली में सांगों की रचना की थी। याद रखना है, चमेली शैली में सांगों की रचना की थी। और इनके लिखे हुए सांग यहाँ पर मैंने लिखे हैं मोरध्वज, हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, उषा अनिरुद्ध
और 12 मासा। फिर देखिए एक नाम आता है शादीराम का। हालांकि इनके सॉन्ग कम ही हैं, लेकिन फिर भी आप ये याद जरूर रखिएगा। अ, भजन लिखे इन्होंने, गज़लें लिखी और रामायण लिखी। इसके बाद बात करते हैं पंडित दीपचंद की। तो पंडित दीपचंद का हरियाणवी सांग परंपरा में अनूठा योगदान हम कहेंगे। और सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में पंडित दीपचंद ने और इनके 2 शिष्यों का नाम है स्वरूपचंद और हरदेवा। ये 2 इनके प्रसिद्ध शिष्य थे, स्वरूपचंद और हरदेवा। तो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में। और देखिए दीपचंद के जो प्रमुख सांग हैं उनकी बात मैं करूं तो उससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पंडित दीपचंद काव्य शास्त्र के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, और इन्होंने सांग की परंपरा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसे एक नई दिशा दी, उसमें एक नया मोड़ लेकर आए। अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा इन्होंने सांगों में अपनी ओजस्वी वाणी का प्रयोग करके जो युवा वर्ग था, जो युवक थे, उनको अंग्रेज सेना में भर्ती होने की प्रेरणा भी दी थी। पंडित दीपचंद सांगों में अभिनय भी करते थे और इन्होंने अपनी एक सांग मंडली बनाई। इनके सांग का जैसे ये मैंने कहा ना कि युवकों को अंग्रेज सेना में भर्ती होने की प्रेरणा देते थे, तो इसी से संबंधित 2 पंक्तियां मैं आपको बता रही हूँ। याद हो जाए तो लिख दीजिएगा बीच में। इनके सांग का एक उदाहरण देखिए। भर्ती होले रे तेरे बाहर खड़े रंगरूट, अड़े मिले तने टूटे लित्तर, ओठे मिले फुल बूट, अड़े मिले तने फटे चीथड़े, ओठे मिलेंगे सूट, अड़े मिले तने सूखे टिक्कड़, ओठे मिलेंगे बिस्कुट, भर्ती होले रे तेरे बाहर खड़े रंगरूट। तो ये पंडित दीपचंद के सांग की ही कुछ पंक्तियां मैंने आपको बताई हैं। इनके द्वारा लिखे गए जो प्रसिद्ध सांग हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। नल, दमयंती, सोरठ, सरंदे, राजा भोज, गोपीचंद, जानी चोट। और भी हैं, लेकिन जो थोड़े से आसान से, जिसे आपको याद करने में थोड़ी सी सहूलियत हो, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पंडित दीपचंद के बाद बात करते हैं बाजे भगत की। तो बाजे भगत भी हरियाणवी सांग परंपरा में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका वास्तविक नाम जो है वो बाजे राम था, लेकिन ये सांगों का इतना श्रेष्ठ गायन करते थे, इतने अच्छे तरीके से गाते थे कि लोग फिर इनको बाजे भगत के नाम से जानने लगे। और इनके गुरु का नाम हरदेवा था। हरदेवा हमने ऊपर पढ़ा था ना, पंडित दीपचंद के 2 शिष्य थे, स्वरूपचंद और हरदेवा। तो पंडित दीपचंद का जो शिष्य हरदेवा था वो बाजे भगत का गुरु था। तो बाजे भगत के लिखे हुए सांग देखिए। हीर रांझा, नल दमयंती, महाभारत आदि पर्व, महाभारत एक साथ ही है ये, महाभारत आदि पर्व, कृष्ण जन्म और गोपीचंद। उसके बाद बात करते हैं पंडित लक्ष्मीचंद की। पंडित लक्ष्मीचंद का नाम तो आप सभी ने अच्छे से सुना ही होगा। तो सांगों के एक सर्वश्रेष्ठ सांगी के रूप में पंडित लक्ष्मीचंद प्रसिद्ध हैं और उन्हें सांग सम्राट भी हम कह सकते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम था मान सिंह। हालांकि प्रश्न से जुड़ी हुई बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ टाइम पहले ही एक स्टेज ऐप था, उस पर लक्ष्मीचंद के ऊपर एक फिल्म देखी थी। हालांकि उसका भाग 1 ही मैंने देखा। तो उसमें मैंने देखा कि पंडित लक्ष्मीचंद को सांग करने की, सांग मंडली में शामिल होने की, गाने बजाने की इतनी इच्छा थी कि वो बार बार अपने घर से भाग जाया करते। उसकी माता और पिता नहीं चाहते थे कि वो नाच गाना सांग इस तरह से इसमें शामिल हो, बल्कि घर की आजीविका के लिए अपने खेत में अपने पिता के साथ काम करे। लेकिन इनको बहुत शौक था। ये जहाँ कहीं भी सुनते कि वहाँ पर सांग हो रहा है, कहीं पर भजन, किसी तरह का गाना बजाना इनको सुनाई देता तो ये चले जाते थे बार बार घर छोड़कर। एक बार जब ये इनके घर वापस आए तो इनकी माता ने कहा, हरियाणवी में ही बताऊंगी तभी आपको अच्छा लगेगा। इनकी माँ ने इनको कहा कि लक्ष्मी सुन लक्ष्मी, इब की बार अगर तू घर से बाहर भाग गया तो तेरे हाथ पैर ना तोड़ दूंगी। तो लक्ष्मी ने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा, फिर जान देगी माँ। तो इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि इनके मन में सांग के प्रति कितनी
कैसी भावना थी कि ये कैसे भी करके उस चीज़ में को पाना चाहते थे, उसमें शामिल होना चाहते थे। तो एक प्रकार एक उस फ़िल्म में दिखाया गया था, मैं वही स्टोरी आपको बता रही हूँ। एक बार गाँव में एक भजन मंडली आई, जिसके गुरु का नाम अभी बताया ना, भजनीक मान सिंह। मान सिंह की भजन मंडली आई। मान सिंह देख नहीं सकते थे, वो अंधे थे, नेत्रहीन थे। तो वहाँ पर लक्ष्मीचंद ने पहली बार गाकर सुनाई, छोटा बच्चा ही था तब भी वो। तो फिर वो मानसिंह जो है, मानसिंह के साथ लक्ष्मीचंद चले गए और मानसिंह को उन्होंने अपना गुरु बनाया। लेकिन लक्ष्मीचंद के परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसके परिवार वाले, खासकर लक्ष्मीचंद की बड़ी बहन, उसने गुरु मानसिंह को कहा कि घर की आजीविका ठीक नहीं है, थोड़ा-सा पैसे कमाने के लिए भी अगर आप इसको कहोगे तो ही आपकी ही बात ये मानेगा। तो वहाँ पर उनसे मानसिंह से मिलने के लिए आए थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे फ़िलहाल, सोहनलाल। हाँ, मानसिंह से मिलने के लिए आए थे सोहनलाल सांगी। और फिर मानसिंह ने क्या किया, लक्ष्मीचंद को उनके साथ भेज दिया कि बहुत अच्छा कलाकार है लड़का है, आप इसको अपनी सांग मंडली में शामिल कर लो, इसकी भी आजीविका, परिवार की आजीविका चलती रहेगी। तो मानसिंह ने उसके साथ भेज दिया। सोहनलाल ने क्या किया, गुरु के मानसिंह के सामने तो बड़े अच्छे से हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर उसने रसोई का काम जो है, सब्जी बनाना, सारी मंडली के लिए खाना तैयार करना, इस काम में उसको लगा दिया। लेकिन लक्ष्मीचंद वहाँ भी बड़ा खुश होकर उनके लिए खाना भी बनाता, और उनको जब वो तैयारी करते देखता, नाचते गाते देखता, और रात को स्वयं उसकी प्रैक्टिस करता। तो एक बार जब उसको सोहनलाल ने देखा कि तो बड़ा अच्छा नृत्य कर रहा है, तो उसने अपना में मुख्य किरदार जो है लक्ष्मीचंद को दे दिया, और स्टेज पर वो उसका पहला सॉन्ग था लक्ष्मीचंद का। तो वहाँ पर जैसे ही वो गाता है तो वो कहता है भी, कहे गुरु मान सिंह। जब ये उसके गुरु का नाम तो मान सिंह था, तो वो मान सिंह का नाम लेता है। तो वहाँ पर सोहनलाल थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं और ये कहते हैं कि अब तू मेरे बेड़े में आ गया। बेड़ा मतलब वो समूह, ग्रुप, उनकी मंडली, कि अब तुम मेरे बेड़े में आ गए, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। सोहनलाल गुरु को हो, मान सिंह नहीं। लेकिन लक्ष्मीचंद ने कह दिया कि मेरे गुरु मान सिंह है और मान सिंह ही रहेंगे। उसके पश्चात स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी शब्दों में सीमित करती हूँ। तो उसके पश्चात लक्ष्मीचंद ने ये सोच लिया कि मैं अपनी एक अलग से मंडली बनाऊंगा, और उसने कहा कि मेरा हिसाब किताब कर दो, जो भी मेरे पैसे बनते हैं मुझे दे दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सोहनलाल, इस तरह से उसने सोचा कि लक्ष्मीचंद की तो आवाज़ बहुत अच्छी है, नृत्य बहुत अच्छा करता है, कि फिर हमारे सांग मंडली तो चल ही नहीं पाएगी। तो उसके साथ जो लड़का था उसने क्या किया, शाम को लक्ष्मीचंद को कहा भी कम से कम यहाँ से जा रहा है भोजन करके जाना, और उसको भोजन में उसको पारा खिला दिया, पारा, जिससे लक्ष्मीचंद की आवाज़ चली गई। और उसके बाद उसने बहुत प्रयत्न किए, मतलब कुएँ के अंदर एक चारपाई डालकर वहाँ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता था, अपनी आवाज़ को वापस पाने के लिए खूब उसने प्रयास किया। और एक उल्टी के ज़रिए जो है उसके शरीर में जो पारा था वो निकल गया, और लक्ष्मीचंद को उसकी आवाज़ वापस मिल गई। मैंने पहले भाग में इतना ही देखा था। हाँ, एक बात और ज़रूर कहूँगी, बीच में किस्सा रह गया, प्लीज़ वो और बता देती हूँ आपको। दीपचंद का जो नाम आया था ना, इससे पहले, लक्ष्मीचंद से पहले, तो पंडित दीपचंद के चमोले, यानी बीच-बीच में जो बातें बोलते थे वो बड़ी प्रसिद्ध थी। और एक बार लक्ष्मीचंद ने खड़े, जो बच्चे ही थे घर से बार-बार भाग जाया करते, उस समय की बात है, बीच का किस्सा है ये। तो उसने देखा कि वो एक व्यक्ति वो कह रहा, हाँ, उसको नाम लेकर बोलता है, हाँ भाई दीपचंद बता। तो लक्ष्मीचंद ने सोचा कि ये तो वही दीपचंद सांगी है। तो वो छुपकर उसकी बैलगाड़ी, जो घास-फूस था उसके अंदर छुपकर बैठ गए, और वहाँ पहुँच गए दीपचंद के घर पे। और वो व्यक्ति, उसका नाम दीपचंद था, लेकिन वो दीपचंद सांगी नहीं था, जो प्रसिद्ध दीपचंद सांगी वो नहीं था, उसका नाम केवल दीपचंद था। तो उसने जानबूझकर भी, एक मेरे घर में तो एक फ्री का काम करने वाला नौकर मिल गया, तो वो दीपचंद के 2-4 चमोले उसने याद कर रखे थे, वो एक सुना देता, और एक दिन में एक एक सुनाता उसको, और सारे घर का काम, झाड़ू लगाना, भैंस के चारा डालना, घास काटना, इस प्रकार के सारे काम करवाता। लेकिन बहुत कुछ टाइम बाद उसकी पत्नी को, जो दीपचंद नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी को उस पर जब थोड़ी दया आई, तो उसने उसको सत्य बता दिया, फिर वो वहाँ से चला गया। तो ये लक्ष्मीचंद की स्टोरी मैंने आपको बताई कि इनके मन में सांग के प्रति कितना जज्बा था उसे पाने के, और वो अंत में उसको पाकर ही रहे। तो पंडित लक्ष्मीचंद के लिखे हुए सांग देखिए,
सेठ ताराचंद, नौटंकी, मीराबाई, सत्यवान सावित्री, हरिश्चंद्र, पूरनमल, गोपीचंद, पद्मावत, हीर रांझा। उसके बाद जो चौथे नंबर पर युग आता है वो आधुनिक युग 1950 ईस्वी से अब तक। इस युग की समय सीमा 1950 ईस्वी से लेकर अब तक है। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो है पंडित मांगेराम का। ये मांगेराम जो है पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य थे। इन्होंने लगभग 40 सांगों की रचना की है। तो सांग परंपरा में मांगेराम का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। इनके सांगों में जो विषय हैं वो विविध प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के विषय इन्होंने लिए हैं। तो इनके प्रमुख सांगों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं: अमर सिंह राठौर, अजीत सिंह राजबाला, छैलबाला, हीर रांझा, पिंगला भरथरी, कृष्ण सुदामा, रूप बसंत और ध्रुव भक्त। उसके बाद बात करते हैं, नाम आता है रामकिशन व्यास का। तो ये हिसार जिले के रहने वाले थे। इनके द्वारा जो सांग लिखे गए हैं उनकी संख्या भले ही थोड़ी कम है, लेकिन इनके सांगों में हमें मौलिकता देखने को मिलती है। और इनके लिखे हुए सांग हैं सत्यवान सावित्री, चंद्रहास, शशिकला, सुखबीर, सोमवती, रूपकला, जादूखोरी, धर्म की जीत, कम्मा, एक मिनट दिख नहीं रही, कम्मो, कैलाश। उसके बाद बात करते हैं धनपत सिंह की। तो धनपत सिंह भी ये मांगेराम के ही समकालीन थे, उसी के समय के थे। और इनके सांग जो हैं वो हरियाणा के जनपद क्षेत्र में, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में खूब प्रसिद्ध हुए। धनपत सिंह के लिखे हुए जो सांग हैं हीर रांझा, लीलो चमन, बणदेवी, जान्नी चोर और गोपीचंद। उसके बाद सांगी माईचंद के लिखे हुए सांग मंगला, हजारिया, रोशनी, राधा बिहारी। उसके बाद फौजी मेहर सिंह का नाम आता है, आपने नाम सुना हुआ होगा। ये भी, इनका भी हरियाणवी जन साहित्य में प्रमुख योगदान हम कहेंगे। जब ये युवक थे, युवावस्था में थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें भी फौजी मेहर सिंह ने काम किया है। इनको पंडित लक्ष्मीचंद का ही शिष्य माना जाता है। तो इनके द्वारा लिखी गई जो सांग है सेठ ताराचंद, सरवर नीर, अंजना पवन, सुभाष चंद्र बोस, शाही लकड़हारा और सत्यवान सावित्री। उसके बाद आधुनिक युग में हम कुछ और के नाम भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिनके सांगों के नाम आपको याद रखने हैं। श्री कृष्णचंद शर्मा, इन नरसी का भात, श्रवण कुमार, द्रौपदी स्वयंवर और हनुमान जन्म इनके द्वारा लिखे गए सांग हैं। डॉक्टर रणवीर सिंह दहिया के द्वारा शहीद जसवीर सिंह, चंपा चमेली और जलियांवाला बाग ये इनके द्वारा लिखे गए हैं। भारत भूषण सांघीवाल, तो भारत भूषण सांघीवाल ने नरसी का भात, सीताहरण, कृष्ण जन्म, कीचकवध और महाराणा प्रताप जैसे सांगों की रचना की हैं। और उसके बाद सुभाष चंद्र शास्त्री जी का नाम आता है। इन्होंने भी सांग क्षेत्र की दिशा में बहुत ही सराहनीय काम किया है। और दुर्गा भाभी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि सांगों की इन्होंने रचना की और सांग परंपरा को आगे बढ़ाया है। अंत में निष्कर्ष रूप में हम क्या कहेंगे, तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हरियाणा में सांगों की एक समृद्ध परंपरा है। हरियाणा में सांग मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन के विविध पक्षों को उजागर करने वाली एक सशक्त विधा है। और यह परंपरा 13वीं शताब्दी से आरंभ हुई थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में ये अपनी चरम लोकप्रियता को प्राप्त कर पाई। इस परंपरा को लोकप्रिय बनाने में अनेक महान सांगियों ने, कवियों ने, लेखकों ने, नाटककारों ने और कलाकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिल्मी दुनिया और दूरदर्शन के प्रभाव के कारण इस परंपरा की जो गति है वो निश्चित तौर पर थोड़ी धीमी अवश्य पड़ गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से यह परंपरा अपनी प्रसिद्धि और अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। तो ये था हमारा प्रश्न, हरियाणवी सांग परंपरा का उद्भव और विकास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।